कि किस तरीके से ये जलता है और जलने के बाद में ये अलग हो जल जाता है, इसको हम जलाते हैं। इस तरीके से जो लिक्विफाइड गैस होते हैं ये ऐसे जलते रहते हैं, ये आपने देखा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट आप सभी लोगों का बीपीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो चलिए इस मुलाकात को खास बनाते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बर्थ ऑफ साइंस के बारे में बताएंगे कि विज्ञान का जन्म कैसे हुआ। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की इकाई क्या है, दोनों को कंपेयर करके समझाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो बच्चों, आप किसी भी क्लास में हैं, 9th 10th 11th 12th, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा दीजिए घंटियां और सुना दीजिए अपने पड़ोसियों को। तो बच्चों, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों, साइंस साइंस साइंस, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। हर तरफ साइंस की धुन मची हुई है, हर कोई साइंस के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, हर कोई रिसर्च कर रहा है, नए नए रिसर्च होते जा रहे हैं, लेकिन साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हुई। अगर हमारी किचन के अंदर कुकर की सीटी बजती है तो वो भी साइंस की देन है। हम मोबाइल से बैठ करके कहाँ से कहाँ बातें कर लेते हैं, साइंस के देन है। आज हम कंप्यूटर को लेकर के, लैपटॉप को लेकर के चलाते हैं, किसकी देन है, साइंस के देन है। आज बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े जहाज बन करके तैयार हो गए, किसकी देन है, साइंस के देन है। जितने नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं सब किसके देन है, साइंस के देन है। तो ये साइंस ना होता तो शायद हम लोग अनभिज्ञ होते, किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं होती। आज जो कुछ भी हमारे पास है, जितने भी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं, वो सब किसकी देन है, साइंस के देन है। आज हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, ये सब किसकी देन है, साइंस की देन है। तो विज्ञान है क्या, विज्ञान कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हमें विज्ञान के बारे में जानकारी हुई, ये विज्ञान शब्द क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसका जन्म हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो होता है, जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं इस ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में, जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जो नेचुरल फेनोमेना जो है, अर्थात उसकी गहराई, उसको विस्तार से जब हम जानने का प्रयास करते हैं, वही है हमारा क्या, साइंस, यानी वही हमारा क्या है, विज्ञान। तो वेयर डिड द वर्ड साइंस कम फ्रॉम, यानी विज्ञान शब्द आया कहाँ से, कहाँ से आया विज्ञान शब्द। तो विज्ञान शब्द कहाँ से आया, तो सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, विज्ञान शब्द आपका जो था, ये संस्कृत शब्द में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया और हमें संस्कृत शब्द में ही विज्ञान प्राप्त हुआ। तो विज्ञान का अर्थ होता है क्या, ज्ञान होता है। विज्ञान का अर्थ हो गया ज्ञान, यानी संस्कृत में विज्ञान को कहा जाता है क्या, ज्ञान कहा जाता है। और साइंस जो आपका इंग्लिश वर्ड है, साइंस आपका क्या है, इंग्लिश वर्ड है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, साइंस आपका इंग्लिश वर्ड है और विज्ञान आपका क्या है, संस्कृत है। तो साइंस, इसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना। यहां पे जानना और यहां पर ज्ञान। और अगर हम किसी चीज को जानने का प्रयास करेंगे तो जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हम उस चीज को समझ सकते हैं, उसी चीज को हम जान सकते हैं। तो अगर देखा जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए, ज्ञान और जानना का, तो देखा जाए तो दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ समान है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो ये आया कहां से, ये कम फ्रॉम लैटिन वर्ब सिंटिया, यानी लैटिन जो शब्द है सिंटिया, सिंटिया से ही बना हुआ है क्या, साइंस। और साइंस का अर्थ हो गया जानना, यानी टू नो। तो ये हो गया, यानी हमें समझ में आ गया कि संस्कृत शब्द विज्ञान आया और विज्ञान से हुआ क्या, ज्ञान।
साइंस शब्द आपका हो गया टू नो यानी जानना, जो कि लैटिन भाषा में सिंटिया शब्द का प्रयोग हुआ, तो सिंटिया के द्वारा ये साइंस बना। अब हम समझते हैं कि बर्थ ऑफ साइंस के बारे में। तो अब नंबर आता है बर्थ ऑफ साइंस का, कि साइंस का जन्म कैसे हुआ, विज्ञान का जन्म कैसे हुआ। तो विज्ञान का जन्म आपका उतना ही पुराना है कि जितना कि ह्यूमन स्पीसीज का, यानी मानव प्रजातियों का। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर मानव ने जन्म लिया, मानव की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे उनका विकास हुआ। पहले मानव को आग का ज्ञान नहीं था, पहले वो नग्न अवस्था में जंगलों में इधर उधर भटकते रहते थे, चलते चले जाते थे। उनका कोई निवास स्थान नहीं था, वो अस्थायी रूप से कहीं पे नहीं निवास करते थे। जानवरों को मार करके उन्हें कच्चा उनके मांस को खा जाते थे। उनको मार करके जो आज हम लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन पहले वो उनके खाल को अपने शरीर में लपेट लेते थे। उनको आग का ज्ञान नहीं था। पत्थरों जब आपस में पत्थरें टकराई और टकराने के बाद में उसमें से जो चिंगारी निकली, तो उसके द्वारा उन्हें आग का ज्ञान हुआ। तो इस तरीके से विज्ञान उतना ही पुराना है कि जितना ह्यूमन स्पीसीज यानी मानव प्रजाति, यानी दोनों साथ साथ विज्ञान और मानव ये दोनों साथ साथ डेवलप करते चले गए। जिस तरीके से ह्यूमन का मानव का विकास हुआ, उसी तरीके से इधर साइंस भी डेवलप करता चला गया, यानी साइंस भी विकास करता हुआ चला गया। पहले जो प्रकृति के जो जांच करने वाले थे, उन्हें दार्शनिक माना जाता था, यानी वो चलते रहते थे और लिखते रहते थे, तो उन्हें प्राकृतिक दार्शनिक के नाम से, नेचुरल फिलॉसफर के नाम से जाना जाता था। पहले कोई साइंटिस्ट नहीं था, साइंस का नाम नहीं था, तो साइंटिस्ट कहाँ से पैदा होंगे। तो पहले ना तो साइंस था और ना ही साइंटिस्ट थे, यानी ना विज्ञान था और ना वैज्ञानिक थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, उसी के साथ विज्ञान का विकास हुआ, तो जो प्राकृतिक दार्शनिक थे, जो नेचुरल फिलॉसफर थे, वही जो प्रकृति के जांच करने वाले थे, वही बाद में क्या बन गए, साइंटिस्ट बन गए। तो इस तरीके से हमारा विज्ञान का जन्म हुआ। अब आता है विज्ञान के बाद में आता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वेबल द्वारा 1883 में किया गया। यानी जो वैज्ञानिक शब्द है, विज्ञान यानी साइंटिस्ट। विज्ञान तो आपने समझ लिया कि विज्ञान को कहा जाता है क्या, साइंस। तो बर्थ ऑफ साइंस आपने समझ लिया कि विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, और जिस तरीके से विज्ञान डेवलप करता गया, उसी तरीके से मानव का भी विकास होता चला गया। और इधर मानव विकास करता चला गया, जिस प्रकार से मानव डेवलप करता चला गया, ह्यूमन डेवलप करता चला गया, उसी प्रकार से साइंस भी क्या हुआ, डेवलप करता चला गया। और ये दोनों एक साथ इनका विकास हुआ, और उसके बाद में जन्म हुआ किसका, वैज्ञानिक का, यानी साइंटिस्ट का। तो द टर्म साइंटिस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम वेबल इन 1883, यानी वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वेबल द्वारा 1883 में किया गया। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिख देते हैं कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। दोनों आपस में, इसीलिए हम कंपेयर दोनों को यानी लिखते चलते हैं हिंदी इंग्लिश, कि ताकि दोनों बच्चे हमारे समझते रहें। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जो आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न जो साइंस है, उसका फादर कौन है, कौन उसके बारे में बताने वाला, कौन उसके बारे में हमें जानकारी दिया। तो देखिए यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन। स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों का मत है, दोनों के अनुसार कहीं पे आप अगर देखेंगे तो स्टीफन हॉकिंग मिलेगा, तो कहीं पे अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन होता है, कहीं इसको दिखा देता और कहीं इसको दिखा देता है। तो स्टीफन हॉकिंग या अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार फादर ऑफ मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे, गैलीलियो को। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, और वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया, और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो
आधुनिक विज्ञान का जो जनक थे वो कौन थे? गैलीलियो थे। किसके अनुसार? स्टीफन और अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों अब नंबर आता है आपका यूनिट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यूनिट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की इकाई क्या है। तो पदार्थ की इकाई क्या है? एटम। एटम यानी परमाणु। तो परमाणु शब्द जो है ये कहाँ से आया, कैसे हमें परमाणु शब्द का ज्ञान हुआ? तो सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो देखिए, परमाणु शब्द जो था वो हमारे इंडियन फिलॉसफर जो थे, जो भारतीय दार्शनिक थे, हम इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि इंडियन फिलॉसफर जो दार्शनिक थे, जो लोग चलते रहते थे, लिखते रहते थे, हर जगह जगह की चीज़ों को जो खोज किया करते थे, वही बाद में जो फिलॉसफर थे वही बाद में साइंटिस्ट में चेंजिंग आ गई, उससे साइंटिस्ट बन गए। तो इंडियन फिलॉसफर जो थे महर्षि कन्नड़, तो महर्षि कन्नड़ ने ही परमाणु नाम दिया था। यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को ही उन्होंने कहा था क्या? परमाणु कहा था। किसने? इंडियन फिलॉसफर महर्षि कन्नड़ ने। ध्यान रखिएगा, उन्होंने नाम दिया था किसको? परमाणु का। परमाणु जो है, अब यहाँ पे परमाणु तो आ गया, इन्होंने केवल परमाणु कहा था, एटम नहीं कहा था इन्होंने। फिर आए जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने एटम नाम दिया और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया। किस सन में दिया? 1808 यानी 1808 में इन्होंने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। किसने? जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने इस परमाणु का नाम दिया क्या? एटम। एटम डाल्टन ने बताया। देखिए, यहाँ पर इंडियन फिलॉसफर महर्षि कन्नड़ ने बताया कि जो पदार्थ है वो किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। जॉन डाल्टन ने भी यही चीज कहा। इन्होंने केवल नाम, परमाणु को नाम दे दिया क्या? एटम। और इन्होंने भी यही चीज कहा कि जितने भी पदार्थ है, जितने भी सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं और फिर इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम जो होते हैं, एटम के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपका ये क्या है? सॉलिड है और ये आपका क्या है? लिक्विड है। कैसे पता चले हमें कि लिक्विड? क्योंकि लिक्विड में अगर हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो क्या होगा? ये घुल जाता है। जैसे इसमें हम थोड़ा सा कलर डालते हैं, तो ये कलर अगर हम इसमें डालते हैं तो ये देखिए ये इसमें घुल जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? लिक्विड है। सारी चीज़ इसमें, अगर इसमें हम ऑयल डालेंगे तो इसमें ये घुल नहीं सकता। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं लिक्विड में। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है यानी सरसों का तेल, वो भी आपका लिक्विड है, लेकिन ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें घुल भी सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं घुल सकती हैं। तो ये आपका हो गया सॉलिड, आपने देख लिया, और ये हो गया आपका लिक्विड। उसके बाद में आता है कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जैसे एलपीजी वगैरह, कुछ लिक्विडफाइड गैस होते हैं यानी जो जलते हैं और गैस बन करके उड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक लिक्विडफाइड को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जलता है और जलने के बाद में ये अलग हो जल जाता है और इससे ये गैस में तब्दील होकर गैस में बदल करके ये चला जाता है। तो ये आपका, हम इसको ले लेते हैं और लेने के बाद में इसको हम जलाते हैं। इस तरीके से जो लिक्विडफाइड गैस होते हैं ये ऐसे जलते रहते हैं, ये आपने देखा। तो ये आपका एलपीजी है यानी ये भी गैस है, ये जलता रहेगा और जलने के बाद में क्या होगा? ये उड़ जाएगा, सब गैस बन करके क्या होगा? निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो गया लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होते हैं। गैस जो आपका चारों तरफ से धुआं के रूप में निकलता रहता है वो आपका गैस है। कुछ गैस ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी गैस हमें दिखाई नहीं देते, और कुछ गैस ऐसे भी होते हैं कि जो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं अर्थात वो मुझे दिखाई देते हैं, विजुअल, इनविजिबल। कुछ अदृश्य होते हैं और कुछ दृश्य होते हैं, यानी कुछ दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई देते। तो ये हो गया आपका, इसको आपने समझ लिया। फिर हम आपको क्लियर कर देते हैं, एटम जो पदार्थ की इकाई यानी यूनिट ऑफ सब्सटेंस आपका क्या है? एटम है, यानी
पदार्थ की इकाई आपका एटम है। इंडियन फिलोसोफर ने इसका नाम पहले परमाणु रखा था, महर्षि कन्नड़ ने, और बाद में जॉन डाल्टन ने इसे एटम नाम दिया, और इन्होंने ही पदार्थ का परमाणु सिद्धांत बताया और कहा कि परमाणु यानी एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है और इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसे हम बांट नहीं सकते, या अविभाज्य है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। बाद में बहुत से साइंटिस्ट आए और इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और बाद में ये पता चला क्या कि एटम भी कई चीज़ों से मिलकर के बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका एटम है। तो एटम के बीच में होता है क्या? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ क्या करता है? अपने अपने सेल में रन करता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से मिलकर क्या, किन चीज़ों से बना है? प्रोटॉन किन चीज़ों से बना है? इलेक्ट्रॉन किन चीज़ों से बना? इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आता है जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो यूनिट ऑफ लाइफ देखिए, जिस तरीके से इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने इसे परमाणु नाम दिया था, उसी तरीके से अरस्तु ने भी, अरस्तु जिसे हम अरिस्टोटल कहते हैं, 384-322 BC, यानी उस समय की बात है जब अरस्तु ने ये बताया था कि जो हमारा लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो उसकी कोई यूनिट है, कोई इकाई है। अर्थात मेरा जीवन कैसे बना है, वो कोई एक यूनिट है, उसकी कोई एक इकाई है। ये पहले ही अरस्तु ने ही बता दिया था, लेकिन बाद में डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज हुई। उसके बाद में आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा, यानी जो सूक्ष्मदर्शी से उनके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, उसमें उन्होंने देखा कि कॉर्क की कॉट में उसमें जो कुछ दिखाई दिया उन्हें, और वो जो बना हुआ था उसका हम इस तरीके से कॉर्क की कॉट में उन्होंने डिजाइन जो देखा इस तरीके से, किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने उसको नाम दिया सेलुला। सेलुला जो प्रेजेंट टाइम में सेलुला से बन गया क्या? सेल। अब सेल जो बन गया, यहाँ पे हमें सेल के बारे में पता चला, यानी बहुत पहले ही जो बड़े बड़े दार्शनिक थे उन्होंने उन चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिए थे। अर्थात क्या, ये दार्शनिक ही नहीं, ये साइंटिस्ट थे। जेम्स वाट को देखिए, जेम्स वाट क्या था? साइंटिस्ट नाम उसको दिया गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया जेम्स वाट। और था क्या? निकम्मा था, ना कुछ करता था, ना कुछ पढ़ता था, ना लिखता था, केवल लाखरी, दिन भर घूमना, चारों तरफ घूमना, इधर उधर बैठ करके अपना गप्पे मारना, कुछ नहीं कोई काम करता था। एक दिन वो बैठा था, चाय की केतली, और चाय की केतली का ढक्कन उठता था, गिरता था, उठता था, गिरता था। उस ढक्कन पर उसने छोटे से पत्थर को रख दिया। बाद में देखा क्या कि वो पत्थर को जो अंदर जो भाप बना, उस भाप के द्वारा वो पत्थर नीचे गिर गया। उसने उससे बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख दिया, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि उस पत्थर ढक्कन जो था उस पत्थर को भी उठा लिया। अर्थात क्या, उसने समझा क्या कि भाप में, स्टीम में बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है, और उसने बना दिया क्या? स्टीम इंजन। यानी एक बिगड़ा हुआ लड़का जो लाखैरा था, निकम्मा था, कोई काम नहीं कर सकता। आजकल के भी ऐसे नौजवानों की हमारे यहाँ, हमारे देश में कमी नहीं है, बहुत से लाखैरे हैं। सपना चौधरी से ही उनसे फुर्सत नहीं मिलती है, कैटरीना कैफ से फुर्सत नहीं मिलती है, उसी में लगे रहते हैं, लाखरी करते रहते हैं। लेकिन पहले के ऐसे भी लोग थे कि जो इतने बिगड़े हुए होते थे, लेकिन हर चीज़ में उन्होंने डिस्कवर किया, हर चीज़ में उन्होंने खोज किया। तो ये थे जेम्स वाट। तो उसी तरीके से पहले जो थे, जो हमारे दार्शनिक थे, वो पहले से ही हमें हर चीज़ों के बारे में वो बताते चले गए, और बाद में उसके ऊपर रिसर्च होते चले गए, और हमें हर चीज़ों का ज्ञान होता चला गया। तो अरस्तु के बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कॉर्क की काट में देखा। कॉर्क की काट है क्या, ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये आपकी लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर जो ये छिलका लगा होता है, आपने जो बड़े बड़े पेड़ पौधे देखे हो, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उसके ऊपर उसके जो छीलन होता है, जो छिलका होता है, इस तरीके से जैसे लकड़ी है और इस लकड़ी के ऊपर जो छिलका होता है, ये इसी में उन्होंने देखा था। किसको देखा था? सेल को देखा था। लेकिन सेल उस समय उन्होंने सेल नाम नहीं दिया था, प्रेजेंट टाइम में सेल नाम दिया गया है। उन्होंने इसे क्या कहा? सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला।
यानी रॉबर्ट हुक ने इसे सेलुला नाम दिया और बाद में यही सेलुला सेल के नाम से फेमस हुआ। तो अब ये आपका सेल, तो सेल दो प्रकार के, एक तो हो गया आपका प्लांट सेल और दूसरा हो गया एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं कि जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है और प्रोटोप्लाज्म है वगैरह, बहुत से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, तो जितने भी चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट है, तो जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, तो इन सेल के बारे में तो ये पता चल गया हमें, लेकिन इनके बीच में जितनी भी चीज़ें पाई गई इनको किसने डिस्कवर किया, इसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि अलग अलग जितनी भी चीज़ें, यानी बॉडी तो पता चल गया लेकिन उस बॉडी के अंदर क्या है, उसका क्या फंक्शन है, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और ये पता लगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें। इसी तरीके से हमें एटम्स के बारे में तो जॉन डाल्टन ने बता दिया, ये भी बता दिया कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम भी मिल करके बना हुआ है अलग अलग चीज़ों से, यानी ये डिवाइड किया जा सकता है। इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने तो परमाणु नाम दे दिया, एटम नाम जॉन डाल्टन ने दे दिया, लेकिन डाल्टन और यहाँ पर रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने आपका सेलुला और यहाँ पर जॉन डाल्टन ने एटम, इन दोनों का नाम दिया। इसी तरीके से यूनिट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की इकाई परमाणु कहा जाता है और यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की इकाई को सेल कहा जाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों को आपको हमने क्लियर कर दिया, यहाँ तक आपको हमने समझा दिया है। अब हम इसके आगे चलेंगे, अगले वीडियो में अलग अलग चीज़ों को अलग तरीके से हम क्लियर करते चलेंगे। तो यहीं पर हम इसे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।